हॉरर कहानियां टीवी। डरावनी बहू। एक दिन रोहित अपनी माँ और पत्नी के साथ गांव से शहर की ओर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। कार की रोशनी में सड़क के इर्द गिर्द उड़ रहे चमगादड़ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही रुक रुक कर किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई देती थी। रोहित की माँ पिछली सीट पर बैठी घबराई हुई माला जपने लगती है। बेटा रोहित, जरा तेजी से कार चला, मुझे बहुत डर लग रहा है। इससे तो अच्छा हम हाईवे के रास्ते चले जाते। मैंने सुना है इस रास्ते से कोई आना जाना नहीं करता। मेरी सहेली बता रही थी कि सालों पहले इस रास्ते पर बहुत हादसे हुए थे और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वजह से लोगों ने यहाँ से गुजरना बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी बड़बड़ बंद करो और मुझे शांति से गाड़ी चलाने दो। उसके बाद रोहित गाड़ी की रफ्तार तेज कर देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक तेज धमाके के साथ गाड़ी का एक टायर फट जाता है। टायर फटते ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है और वो एक पेड़ से टकराते टकराते बचती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी का एक टायर फटा है। मैं अभी टायर चेंज कर दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था इस रास्ते पर आना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं टायर चेंज कर रहा हूँ ना। हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद रोहित टायर चेंज करने में व्यस्त हो जाता है। उधर दूसरी तरफ निशा को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे धीमी आवाज में पुकार रहा है। निशा, निशा। निशा ना चाहते हुए भी सड़क के किनारे बनी एक छोटी पगडंडी पर चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद निशा एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचती है। तभी झोपड़ी से सफेद बालों वाली एक बुढ़िया मुस्कुराते हुए बाहर निकल आती है। कौन हो बेटे? तुम्हें क्या चाहिए? जी कुछ नहीं, लगता है मैं गलती से यहाँ आ गई। देखो, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ इस तरह घूमना ठीक नहीं है। तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम ठंडा शरबत पीना चाहोगी? मैं बहुत ही अच्छा शरबत बनाती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा हाँ कह देती है। फिर वो बुढ़िया एक पीतल के ग्लास में शरबत लाकर निशा को देती है। ग्लास के ऊपर इंसानी खोपड़ी का एक निशान बना हुआ था, जिसे देखकर निशा घबरा जाती है। डरो मत बेटी, मैं आदिवासी हूँ। हम आदिवासी ही अपने बर्तनों पर इसी तरह के निशान बनाते हैं। तुम शरबत पी लो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। निशा जल्दी से शरबत पी लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना मेरे पति गुस्सा करेंगे। उसके बाद निशा वापस अपनी कार के पास पहुंच जाती है। अरे तुम कहाँ चली गई थी? निशा कोई जवाब नहीं देती। अरे यहीं कहीं घूमने गई होगी। अब तो इतने सवाल जवाब मत कर। तूने टायर बदल लिया है ना? चल अब गाड़ी चला। अच्छा ठीक है, चलो अब कार में बैठो। फिर सभी कार में बैठ जाते हैं और रोहित कार चलाने लगता है। निशा आगे के पूरे रास्ते किसी से कुछ नहीं बोलती। रात के करीब 1 बजे वो लोग घर पहुंचते हैं और निशा सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद। माँ क्या कर रही हो? जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शर्मा जी के यहाँ पार्टी में जाना है। आज उनके बेटे का जन्मदिन है, याद है ना तुम्हें? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। निशा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में बैठी है। पता नहीं उससे क्या हो गया है। जब से गांव से आए हैं तब से वो खामोश सी ही रहती है। रोहित कमरे में जाकर निशा को तैयार होने के लिए कहता है। निशा जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसके थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आती है और वो तीनों कार में बैठकर शर्मा जी के यहाँ पार्टी में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एक तरफ रोहित अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, तो दूसरी तरफ रोहित की माँ अपनी सहेलियों के साथ बातों में मशगूल हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद। अरे शर्मा जी, अरे काफी देर हो गई, चलिए चलिए अब केक कटवा दीजिए। अरे हाँ हाँ, अब मैं अभी चिंटू को बुलाता हूँ।
अरे चिंटू बेटा, ओ चिंटू बेटा। मालती, ये चिंटू कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। थोड़ी देर पहले तो यहीं था। अभी अभी निशा उसे छत की तरफ लेकर गई है। अरे लेकिन इतनी रात को निशा चिंटू को अकेले छत पर क्यों ले गई है? चलिए चलिए छत पर चलते हैं। सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सामने का नजारा देख उन सबके होश उड़ जाते हैं। निशा छत की दीवार पर खड़ी थी और चिंटू को दोनों पैरों से पकड़कर हवा में उल्टा झुला रही थी। सो जा मुन्ने सो जा, तेरी मम्मी आएगी, ढेर सारे खिलौने लाएगी। मम्मी मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। निशा, निशा तुम ये क्या कर रही हो? अरे उस बच्चे को छोड़ दो। क्या सच में इस बच्चे को छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत छोड़ना, ये मेरा इकलौता बेटा है। निशा, मेरे बच्चे को मुझे सौंप दो। सभी लोग बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई आगे नहीं आएगा। अब मैं और चिंटू दोनों यहाँ से छलांग लगाकर हवा में उड़ जाएंगे। इतना कहकर निशा आसमान की ओर देखने लगती है। बचाओ मम्मी, बचाओ मुझे। तभी रोहित हिम्मत करके दौड़ता हुआ निशा के पास पहुंच जाता है और बड़ी सावधानी से उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर गिरा देता है। मालती दौड़कर अपने बच्चे को गले लगा लेती है और लगातार निशा को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। रोहित, तेरी बीवी पागल हो गई है, इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, वरना बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। और हाँ, आज के बाद इस डायन को लेकर मेरे घर मत आना। फिर वहां मौजूद सभी लोग निशा को भला बुरा कहने लगते हैं। रोहित और उसकी माँ सबसे माफी मांगकर निशा को घर ले आते हैं। अगले दिन ब दिन बहू अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे बेटा। फिक्र मत करो माँ, मैं आज ही इसे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब रोहित निशा को डॉक्टर खन्ना के पास ले जाता है, जहां निशा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर खन्ना रोहित को कुछ दवाइयां लिखकर दे देते हैं। अजी, घबराने की कोई बात नहीं है। ये दवाइयां हैं, ये सुबह शाम अपनी पत्नी को खिलाना। कुछ दिनों में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। डॉक्टर की बात सुनकर रोहित बहुत खुश होता है और निशा को लेकर घर लौट आता है। कुछ दिनों तक निशा की दवाइयां चलती रहती है और उसका व्यवहार भी ठीक ठाक ही रहता है। फिर एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू देख रही ना घर पर मेहमान आए हैं, जा तू सबके लिए चाय नाश्ता बना दे। निशा सहमति में सर हिलाकर रसोई में पहुंच जाती है। उधर रोहित और उसकी माँ मेहमानों से बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद निशा एक बड़ा बर्तन ले जाकर मेहमानों के बीच टेबल के ऊपर रख देती है। सभी लोग हैरानी से कभी निशा को तो कभी उस बर्तन को देखने लगते हैं। अरे बहू, आखिर तू इतना बड़ा बर्तन उठाकर क्यों लाई है? क्या है इस बर्तन के अंदर? निशा कोई जवाब नहीं देती और सभी के सामने एक एक प्लेट रखना शुरू कर देती है। उसके बाद निशा बर्तन का ढक्कन हटाकर उसके अंदर से मरे हुए चूहे और छिपकलियां निकालकर सबकी प्लेट में रखने लगती है। ये सब देख सभी लोग हैरानी से उठ खड़े होते हैं। निशा, ये सब क्या है? निशा, तुम मेहमानों को मरे हुए चूहे और छिपकलियां परोस रही हो, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मुझे चूहे और छिपकली खाना बहुत पसंद है। इतना कहकर निशा अपने बाल खोलकर टेबल के ऊपर बैठकर चूहे और छिपकलियां खाने लगती है। हे भगवान, इसकी हरकतें तो देखो, ये तो किसी चुड़ैल की तरह लग रही है। बस, बहुत हो गया, अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो चलो यहाँ से। इतना कहकर रोहित निशा का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने की कोशिश करता ही है कि तभी निशा रोहित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और अचानक डरावनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। निशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं।
शीला, तेरी बहू पागल हो गई है, इसे फौरन पागल खाने में भर्ती करवा, वरना एक दिन ये तुम दोनों माँ बेटे को मार कर खा जाएगी। हाँ शीला, अब देर मत कर, जल्दी से पागल खाने वाले लोगों को बुला ले इसे ले जाने के लिए। रोहित उसी वक्त फोन करके पागल खाने की गाड़ी वहां बुलवा लेता है। फिर सभी लोग निशा को रस्सियों से बांधकर गाड़ी में बंद कर देते हैं। देखिए, आपकी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कुछ महीनों के इलाज के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ठीक है? अब उस दिन से हर रोज निशा को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम निशा खिड़की पर खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसे सामने वही सफेद बालों वाली बुढ़िया दिखाई देती है जो निशा को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये तो बस अभी शुरुआत है निशा,